नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुजी द स्मार्ट स्टडी चैनल, जहां हम सिंपल हिंदी में हर टॉपिक को आसान बनाते हैं। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, भारतीय संसद। ये टॉपिक आप मानकर चलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए इस विश्लेषण में अंत तक बने रहिए। तो आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले संसद का एक परिचय, फिर संसद के अंग, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की तुलना, चौथा संसद की कार्यवाही और आखिर में कुछ जरूरी सवाल। जी हाँ, इस रोड मैप को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम नींव रखेंगे, यानी समझेंगे कि संसद है क्या। फिर उसके हिस्सों को यानी उसके अंगों को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बीच का अंतर, उसे बिल्कुल साफ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये काम कैसे करती है और अंत में जो कुछ भी पढ़ा है उसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, संसद का एक परिचय। बिल्कुल। देखिए, किसी भी विषय की गहराई में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो चीज आखिर है क्या। जब हम भारतीय संसद कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ दिल्ली में बनी एक खूबसूरत इमारत नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का दिल है। वो मंदिर है जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं और हमारे देश की दिशा तय होती है। ये भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है, यानी कानून बनाने वाली सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली बॉडी। संविधान का अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जहाँ अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संसद का मतलब सिर्फ 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन आर्टिकल 79 क्या कहता है? ये साफ साफ कहता है कि संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहला राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और तीसरा लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। तो याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं तो जवाब 2 नहीं 3 होगा। संसद एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसके ये 3 अभिन्न हिस्से हैं। अब जब हमने जान लिया है कि संसद के 3 हिस्से हैं, तो चलिए अपने अगले सेक्शन में इन तीनों अंगों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी, इन्हें हमारी संसद के 3 स्तंभ भी कह सकते हैं। जैसे एक स्टूल 3 पायों पर मजबूती से खड़ा रहता है, वैसे ही हमारी संसद इन्हीं 3 स्तंभों से मिलकर पूरी होती है और काम करती है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो ये है वो 3 स्तंभ। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा जिसे उच्च सदन यानी अपर हाउस भी कहते हैं, और तीसरा लोकसभा जिसे निम्न सदन यानी लोअर हाउस कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ राष्ट्रपति का रोल समझना सबसे जरूरी है। सोचने वाली बात है, वो ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना ही राज्यसभा के, फिर भी संसद के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हैं। ऐसा क्यों? इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर एक बिल यानी एक कानून का प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन जब तक इस पर राष्ट्रपति अपनी फाइनल मोहर यानी अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक वो बिल कानून नहीं बन सकता। उनके सिग्नेचर के बिना कानून बनाने की प्रक्रिया अधूरी है, इसलिए वो संसद का एक अनिवार्य हिस्सा है। बहुत बढ़िया। अब हम संसद के 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। बिल्कुल, और मैं बता दूं कि ये सेक्शन एग्जाम के नजरिए से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के बीच के अंतर से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इनकी सीधी तुलना करेंगे, आमने सामने रखकर देखेंगे, ताकि सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। स्क्रीन पर आप दोनों सदनों के अलग अलग नाम देख सकते हैं। हर नाम का एक खास मतलब है। चलिए लोकसभा से शुरू करते हैं। निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधि सभा और अस्थायी सदन। जी, अब इन नामों के पीछे का मतलब समझते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन या प्रतिनिधि सभा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य यानी एमपीज सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। हम और आप जैसे लोग वोट देकर उन्हें चुनते हैं, इसलिए ये सीधे लोगों की आवाज है। और इसे अस्थायी यानी टेम्पररी इसलिए कहते हैं क्योंकि हर 5 साल में इसका विघटन हो जाता है, यानी ये भंग हो जाती है और फिर से नए चुनाव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा। इसे उच्च सदन, हाउस ऑफ एल्डर्स, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन और स्थायी सदन कहा जाता है। बिल्कुल, इसे उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आने के लिए थोड़ा ज्यादा अनुभव और उम्र की जरूरत मानी जाती है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है,
यानी इसके सदस्य सीधे जनता नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। और सबसे जरूरी, इसे स्थायी या परमानेंट सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी पूरी तरह भंग नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। कैसे, इस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। ये टेबल एग्जाम्स के लिए रामबाण है। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक एक करके इसके हर पॉइंट को समझते हैं। पहला अंतर है उम्र का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र है 25 साल, जबकि राज्यसभा के लिए यह है 30 साल। ऐसा क्यों, सोचे कभी? ऐसा इसीलिए क्योंकि लोकसभा को युवा जोश का प्रतीक माना जाता है, जनता की सीधी आवाज, जबकि राज्यसभा, जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं, उसे अनुभव और ठहराव का सदन माना जाता है। इसलिए वहां के लिए 5 साल ज्यादा उम्र रखी गई है। अब दूसरा पॉइंट, सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए। जी, और तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ा है, सदन का कार्यकाल। लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, इसीलिए ये एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। और आखिर में सबसे जरूरी अंतर, इनके अध्यक्ष या प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, जो सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष या चेयरमैन देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये एक एक्स ऑफिशियो पद है। एक्स ऑफिशियो का मतलब है जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो अपने आप ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ये सभी पॉइंट से डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन सदन स्थायी है। अब इस पहेली को सुलझाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। जी हाँ, यही तो इसकी खूबसूरती है। सवाल उठता है कि अगर सदस्य 6 साल बाद रिटायर होते हैं तो सदन स्थायी कैसे हुआ? इसका जवाब इसकी अनोखी व्यवस्था में है। इसको एक रिले रेस की तरह समझिए। रेस कभी रुकती नहीं, दौड़ने वाले बदलते रहते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 मेंबर्स अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इस तरह कुछ सदस्य हमेशा सदन में बने रहते हैं। सदन कभी खाली नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। इसीलिए इसे कंटिन्यूइंग चेंबर भी कहते हैं। अब तक हमने संसद की संरचना यानी उसके एनाटॉमी को समझा, उसके अंग क्या हैं, कैसे बनते हैं। लेकिन सिर्फ अंगों को जानना काफी नहीं है। अब हम देखेंगे कि संसद काम कैसे करती है, यानी उसकी फिजियोलॉजी। बिल्कुल सही। मतलब अब तक हमने बॉडी के पार्ट्स देख लिए, अब देखेंगे कि ये बॉडी चलती कैसे है, सांस कैसे लेती है। इस सेक्शन में हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स यानी संसद की कार्यवाही पर चर्चा करेंगे। मतलब सदन के अंदर आखिर होता क्या है। मुख्य रूप से संसद के 1 साल में 3 सत्र या सेशंस होते हैं। इन्हें आसानी से याद रखने के लिए एक ट्रिक है, BMW। B फॉर बजट, M फॉर मानसून और W फॉर विंटर। जी, पहला है बजट सत्र, जो सबसे लंबा होता है, आमतौर पर फरवरी से मई तक। इसमें देश का आम बजट पेश होता है। दूसरा है मॉनसून सत्र, जुलाई से सितंबर तक। और तीसरा है शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन, नवंबर से दिसंबर तक। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखें, संविधान में ये नहीं लिखा कि 3 सत्र होने ही चाहिए, लेकिन एक बहुत जरूरी नियम लिखा है कि साल में कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं। और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आता है। तो सवाल है, संसद के 2 लगातार सत्रों के बीच अधिकतम यानी मैक्सिमम कितना अंतर हो सकता है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, ये सवाल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? 3 महीने, 4 महीने, 9 महीने या कुछ और? सही जवाब है 6 महीने। 2 सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अब इसका मतलब समझिए, यह नियम क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि संसद नियमित रूप से मिलती रहे और सरकार की जवाबदेही तय होती रहे। मतलब सरकार मनमानी नहीं कर सकती, उसे हर 6 महीने के अंदर संसद का सामना करना ही पड़ेगा, अपने काम का हिसाब देना ही पड़ेगा। इसीलिए ये 6 महीने का नियम हमारे लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। कार्यवाही में एक और महत्वपूर्ण चीज है संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, एक साथ एक ही हॉल में बैठते हैं। लेकिन ऐसी नौबत कब आती है? ये तब बुलाया जाता है जब किसी साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति या डेडलॉक हो जाता है।
मान लीजिए लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा उससे सहमत नहीं है और उसे रिजेक्ट कर देती है। या फिर राज्यसभा उसमें ऐसे बदलाव कर दे जो लोकसभा को मंजूर न हो। या फिर राज्यसभा बिल को 6 महीने तक रोक कर बैठ जाए। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं ताकि उस बिल पर फैसला हो सके। ये पॉइंट सबसे जरूरी है, प्लीज इस पर खास ध्यान दें। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। संयुक्त अधिवेशन हर बिल के लिए नहीं बुलाया जा सकता। 2 तरह के बिल्स इसके अपवाद हैं, यानी एक्सेप्शंस। बिल्कुल, इन 2 मामलों में जॉइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। पहला है धन विधेयक यानी मनी बिल, ऐसा इसलिए क्योंकि मनी बिल पर सारी शक्तियां लोकसभा के पास होती हैं। और दूसरा जो कि बहुत जरूरी है, संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखिए, संविधान में बदलाव करना एक बहुत गंभीर मामला है, इसलिए जरूरी है कि इस तरह के बिल को दोनों सदन अलग अलग विशेष बहुमत से पास करें। अगर उनमें असहमति होती है तो बिल खत्म हो जाता है, जॉइंट सेशन नहीं हो सकता। एग्जामिनर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखें। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर। अब तक हमने जो भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। जी हाँ, अब आपकी तैयारी का टेस्ट होगा। यहाँ हम कुछ प्रैक्टिस प्रश्न देखेंगे जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? थोड़ा सोचिए। अभी हमने पढ़ा कि जॉइंट सेशन बुलाते राष्ट्रपति हैं, तो क्या अध्यक्षता भी वही करते हैं? यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। आपके विकल्प हैं ए, भारत के राष्ट्रपति, बी, राज्यसभा के सभापति, सी, लोकसभा के अध्यक्ष, या डी, भारत के प्रधानमंत्री। अपना जवाब सोचिए। और सही जवाब है सी, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है। याद रखिए, सेशन बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ये नियम है। अच्छा, एक और सवाल, अगर स्पीकर अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? तब लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर अध्यक्षता करते हैं। और अगर वो भी ना हो? तब राज्यसभा के उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन करते हैं। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, राज्यसभा के सभापति यानी देश के उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अगला प्रश्न, किसी सदस्य की सीट को खाली घोषित किया जा सकता है अगर वो सदन की सभी बैठकों से बिना अनुमति के कितने समय तक अनुपस्थित रहे? ये एक फैक्ट बेस्ड सवाल है, पर इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सोचकर बताएं, सही समय अवधि क्या है? आपके विकल्प स्क्रीन पर हैं। ए, 30 दिन, बी, 60 दिन, सी, 90 दिन, या डी, 45 दिन। सही समय अवधि क्या है? सही जवाब है बी, 60 दिन। लेकिन इसमें एक शर्त है जिसे जानना बेहद जरूरी है। 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यता तभी जाती है जब सदस्य ने सदन की अनुमति यानी परमिशन ऑफ द हाउस न ली हो। अगर उन्होंने अनुमति ली है, जैसे बीमारी या किसी जरूरी काम के लिए, तो ये नियम लागू नहीं होता। एग्जाम में ये छोटा सा डिटेल बहुत मायने रखता है। द की फ्रेज इज विदाउट परमिशन। अब एक आखिरी सोचने वाला सवाल। ये एमसीक्यू नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए। संसद के सदस्यों यानी एमपीज के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? सोचिए, क्या ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, या राष्ट्रपति फैसला लेते हैं, या कोई स्पेशल कमेटी है जो ये तय करती है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब है संसद खुद। जी हाँ, आपने सही सुना। संसद कानून बनाकर अपने ही सदस्यों के वेतन और भत्ते तय करती है। और यहीं पर हम इस चर्चा को एक विचारणीय बिंदु पर छोड़ते हैं। क्या किसी संस्था को अपने ही सदस्यों का वेतन तय करने की शक्ति होनी चाहिए? ये एक नैतिक प्रश्न है, इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको पूरा लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गुरुजी द स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको जीके, एग्जाम्स और स्टडी से जुड़ी हर जानकारी इसी तरह सिंपल तरीके से मिलेगी। धन्यवाद।